रामीन, क्या हुआ है? तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। कासिम ने नरमी से रामीन के हाथ को पकड़ते हुए बोला था। वो भी अपनी शादी की शॉपिंग करने आए थे जब इसने रामीन को बताया था कि इसका छोटा भाई अमेरिका से वापस आ रहा है। और जब इसने पहली दफा कासिम के छोटे भाई को देखा तो रामीन के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। रामीन, क्या हुआ है? तुम अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। कासिम की बात सुन के रामीन ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही मैं थोड़ा थक गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए, अभी तक हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। तुमने तो बोला था तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, अब तुम वापस जाने का क्यों कह रहे हो? कासिम ने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए कहा। तो वो नफी में सर हिला गई और कहने लगी, नहीं प्लीज, मुझे वापस घर छोड़ दो। चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए कासिम ने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। रामीन का हाथ बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कासिम प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें, वो डरते हुए बोली थी। और आज से पहले इसने कभी कासिम के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया था जैसे इसने आज किया हुआ था, और इससे बहुत ज्यादा हैरत भी हो रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना? कासिम ने अब की बार नरमी से पूछा तो वो इस बात में सर हिला गई। जैसे गाड़ी घर के सामने रुकी तो रामीन जल्दी से अपना बैग उठाती हुई अंदर की तरफ चली गई। कासिम पीछे पीछे। नायला बेगम कहने लगी, बेटा क्या हुआ है? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे वो गुस्से में कमरे की तरफ चली गई। नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक बिल्कुल खामोश हो गई, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई थी। चलो ठीक है, आ जाओ बेटा। रामीन जैसे कमरे में दाखिल हुई, इसने एकदम से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे के साथ टेक लगाती हुई अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कासिम का छोटा भाई जारून नहीं हो सकता। जारून इसका छोटा भाई है। वो बार बार एक ही लफ्ज सोचे जा रही थी। इसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी। रामीन ने अपने बालों को बहुत शिद्दत से अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। अगर जारून के और मेरे बारे में कासिम को पता चल गया तो वो मुझे कभी अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कभी भी पता नहीं चलेगा। मगर जारून तो कभी खामोश नहीं रहेगा। वो अपने और मेरे ताल्लुक के बारे में सब कुछ कासिम को बता देगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कभी कभी माजी में हम लोग कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि बाद में इनका कितना बड़ा हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस दिन के बाद तो वो कासिम से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वो बहुत ज्यादा मुरझाती जा रही थी। नायला बेगम कहने लगी, बेटा क्या हो गया? देखो तो सही किस कदर तुम मुरझा गई हो। बस इसकी मेहंदी थी और आईने के सामने बैठी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर चेहरे पर खासी उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ बेटा? इन्होंने नरमी से पूछा तो वो एकदम से इसके सीने से लगी हुई रोने लगी। ममा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो बहुत बुरी तरह से रोते हुए बोली। बेटा क्यों डर लग रहा है? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली। कासिम ने कुछ कहा है क्या? बताओ तो सही। कासिम बहुत अच्छा बच्चा है, देखो वो तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम क्यों इतना ज्यादा डर रही हो? बताओ मुझे, वो मोहब्बत से पूछ रही थी। अपनी मम्मा की बात सुन के वो हिचकियों के साथ रोते हुए कहने लगी, मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कासिम मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखेंगे, बल्कि वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। क्या हो गया? पागलों जैसी बातें मत करो। ओके। इसके चेहरे पर आए हुए इन्होंने बालों आंसुओं को साफ किया और इसके लब कपकपा रहे थे। मेहंदी के फंक्शन में भी वो खासी खामोश रही। जब इसके ससुराल वाले इसकी मेहंदी लेके आए तो बेसाख्ता इसकी निगाहें जारून की तरफ गई थी। ब्लैक रंग के शलवार कमीज में वो आज कितने सालों के बाद दोबारा से इसकी जिंदगी में आ चुका था। वो डर रही थी किस्मत ने इसके साथ कैसा खेल खेला था। बेसाख्ता जारून की निगाहें स्टेज पे बैठी हुई रामीन की तरफ गई थी और वो पल के चपकना ही भूल गया था, जैसे कुछ अजीब सा हो। ममा, ये भाभी है? इसने पास खड़ी हुई जीनत बेगम से पूछा तो जीनत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यही तो रामीन है, चलो आ जाओ, मिलवा के लाती हूँ। ये कहते हुए वो इसके बाजू से पकड़ के इसे स्टेज पे लेकर आई। माशाल्लाह, हमारी होने वाली बहू तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। इन्होंने झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दिया। ये देखो, ये मेरा बेटा है जारून। इन्होंने नरमी से कहा, ओ अच्छा,
आप हैं कासिम भाई की होने वाली बीवी, जिनके बारे में कासिम भाई कहते हैं कि वो कासिम भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। इसकी आंखों में मौजूद तंज को वो अच्छी तरह पहचान सकती थी। इसके लबों पे बिखरी हुई मुस्कुराहट इसे डराने लगी थी। वो खामोशी से निगाहें झुका गई। वो वहां से चला गया था। मामा मैं जा रहा हूँ, ये कहते हुए वो बाहर आया। अब की गाड़ी में बैठा स्टीयरिंग को इसने बहुत शिद्दत से अपने हाथों में दबोच लिया। रामीन तो मेरे भाई की जिंदगी में शामिल होगी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुम्हें भाई की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोल रहा था। अगले लम्हे वो बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। सड़क पर बिला वजह वो गाड़ी भगाता रहा। आकर एक सुनसान सी जगह पे इसने गाड़ी को खड़ा कर दिया और सिगरेट सुलगाता हुआ आंखें बंद करता तो रामीन के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा इसकी आंखों के सामने घूमने लग जाता था। वो गाड़ी के सामने नीचे जमीन पे बैठ गया। नहीं रामीन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी थी, तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा, तुम क्या इंतजार नहीं कर सकती थी? मेरा इसने बालों को मुट्ठियों में दबोचा और बहुत शिद्दत से चलाया। रात के तकरीबन वो 3 बजे वापस आया था। अभी तक सब जाग रहे थे। शायद अभी भी यहाँ का फंक्शन खत्म हुआ था। कासिम ने जैसे जारून को देखा तो गुस्से में कहने लगा, माशाल्लाह, पहले तुम बहुत जल्दी आए थे शादी में और अब भी कामों से भागने की कोशिश कर रहे हो। यार ये बहुत गलत है। तुम पूरे फंक्शन में नहीं थे, सारे कजन्स तुम्हारा पूछ रहे थे। वो संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे में आ गया था। कमरे का दरवाजा बंद किया और लाइट्स बंद की तो बेसाख्ता तकिए पर सर रखा तो न जाने कितने आंसू इसके तकिए में जज्ब हुए। इसने तकिए को बहुत शिद्दत से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। मुझे क्या हो रहा है, मेरे दिल को क्या हो रहा है? वो अपने हाथों में मौजूद गजरों को गुस्से में नोच नोच कर फेंकने लगी। क्यों जारून, क्यों? तुम मेरी जिंदगी में वापस आए हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं रखती। वो जैसे अपने साथ झूठ बोल रही थी। रोने लगी, आंखों में से आंसू बह जा रहे थे। कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक जो वक्त इन्होंने साथ में गुजारा, एक दूसरे को इन्होंने टूट कर चाहा था, मगर सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। जिंदगी ने इसे कहाँ लाके खड़ा कर दिया था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और अगला दिन आ गया था। वो दुल्हन के रूप में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर जब रुखसत होके वो घर आई तो इसे लाउंज में बिठाया गया था। वहां कुछ रसूमात अदा हो रही थी। चलो आ जाओ, तुम भाभी का घुटना पकड़ के भाभी से पैसे लो, एक कजन ने मुस्कुराते हुए कहा था और वो इसकी तरफ देखने लगा। कासिम कहने लगा, क्या हो गया भाई, आ भी जाओ। आगे भाभी को माँ की जगह पे होती है, वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो इस बात में सर हिलाता हुआ इसके पास आ गया। पहले तो बड़ी तुम बातें कर रहे थे इसकी शादी को लेके, मगर जब से आए हो अचानक अजीब ही चुप लग गई है तुम्हें। नायला बेगम ने इसे संजीदगी से देखते हुए कहा, मगर इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया और इसके घुटने पर हाथ रखा तो इसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। एक लम्हा था जब यही बात इसके हाथों में होती थी और कौन कौन से लम्हात नहीं इन्होंने साथ गुजारे थे। इसे डर लगने लगा। वो आंखों में खून लिए सामने बैठी हुई रामीन को देखे जा रहा था। रामीन को इसकी निगाहों से डर लगने लगा, खौफ महसूस होने लगा। न जाने इसे क्या हो रहा था। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। आहिस्तगी से वो अपने हाथों को इसके पांव तक ले गया था। अरे पांव नहीं पकड़ना, घुटना पकड़ना है। वो नीचे बैठा हुआ था, सारे कजन्स जमा थे। वो इसके पांव को पकड़ चुका था, गोया जैसे वो होश की दुनिया में नहीं था। मुझे माफ कर दो, वो कांपती हुई आवाज में बोला था और इसकी आंखों के कोने नम हो गए थे। वो डर रही थी कि कहीं वो किसी को हकीकत ही ना बता दे। अरे क्या कह रहे हो, कासिम ने हंसते हुए कहा। माफी किस चीज की मांग रहे हो? और वो गोया जैसे होश की दुनिया में वापस आया था और अगले लम्हे इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन इसे संभालते हुए बोला, मेरा मतलब था कि भाई मैं इनसे पैसे निकलवाने लगा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दें। वो जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोला और वो अपने पर्स से अनगिनत नोट निकाल के इसकी हथेली पर रख चुकी थी। लाके से कमरे में बिठा दिया गया। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, मगर इसके दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे, कोई अरमान नहीं, बस अपने अंदर खालीपन सा महसूस हो रहा था।
इसे लगा था कि वो कासिम से मोहब्बत करने लगी है, कासिम के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, अपने दुख, अपनी तकलीफें, सब कुछ इसका खत्म हो जाएगा। मगर ये सब कुछ इसके साथ क्या हो चुका था, इसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसकी धड़कनें बहुत तेज थीं। जब कमरे का दरवाजा खुला, कासिम के भारी होंठों की आवाज जैसे जैसे इसके अपने करीब बती हुई सांसें सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़का जा रहा था। वो आकर इसके सामने बैठ गया, मुस्कुराते हुए इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। जब मैंने पहली दफा आपको देखा था तब आप इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर अब तो आप बहुत ज्यादा प्यारी हो गई हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला था। अगले लम्हे इसके करीब होता इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता अपने लब इसकी पेशानी पर रख गया था। इसके हाथ को पकड़ा। इस लम्हे बहुत जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक होने लगी और दरवाजे पे दस्तक होती देख के इसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा। या अल्लाह खैर, वो मन ही मन में बुड़बड़ाई थी। वो दरवाजे के पास आया, इसने आके दरवाजा खोला। सामने खड़े हुए जारून को देख के इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। अरे जारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के जारून ने खुश्क घूंट भरते हुए जल्दी से इसे साइड पे किया और अंदर दाखिल हो गया। जारून, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे तुम मेरे कमरे में आ गए हो? इसने गुस्से में कहा। बेड पे बैठी हुई रामीन भी एकदम से उठकर खड़ी हुई और कासिम की तरफ आई थी। क्या हो गया जारून, तुम ऐसे मेरे कमरे में क्यों लाए हो? वो एक एक कदम चलता हुआ रामीन की तरफ जा रहा था। कासिम को हैरत हुई थी इसे रामीन की तरफ जाता हुआ देख के। रामीन बिल्कुल पीछे दीवार के साथ लग गई। कासिम हैरत से देखने लगा। क्या हो गया? इसने रामीन के जबड़े को दबोचा था। कासिम, तुम नहीं जानते इसके बारे में। वो संजीदगी से गोया हुआ। तुम क्या कर रहे हो? इसने नरमी से जारून से पूछा था। एकदम से वो इसे खींच के अपने सीने से लगा गया तो इसके गिर्द बहुत शिद्दत से अपने बाजू का हिसार कायम कर लिया। इसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर हटें। वो डरते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पे बोसे देने लगा था। तुम रामीन, सिर्फ तुम मेरी हो ना? मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और कासिम ने एकदम इसे पीछे धक्का दिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है भाई। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसने हम आपके साथ शादी क्यों की? आपको पता है, आप मुझसे पूछते थे तुम अमेरिका क्यों नहीं जाना चाहते, तुम्हारा ख्वाब था, तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे भेजा था। मैं इसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ भाई। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा था। प्लीज इसे तलाक दे दें, मैं इसे आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कासिम हैरत से इसे देखे जा रहा था। कभी वो रामीन को देखता, कभी वो जारून को देखता था। जैसे हैरत हो रही थी, वो रामीन को देखने लगा। रामीन, ये सब कुछ क्या है? रामीन रोते हुए बिल्कुल पीछे दीवार के साथ लगी नफी में सर हिलाने लगी। जारून पागल हो गया। जाओ यहाँ से, जाओ, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली थी। और जारून को अब की बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कर चुका है, वो क्या कह चुका है। वो जल्दी से नीचे जमीन पर साथ बैठ गई। कासिम, कासिम मेरी बात सुने। वो रोती हुई कासिम की तरफ बनी थी। कासिम ने इसे वहीं रुकने का इशारा किया। प्लीज मेरे पास आने की कोशिश मत करो। तुम भी इससे मोहब्बत करती हो। मगर इसकी बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया था। देखिए, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। हाँ, एक वक्त में हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर कुछ लड़ाइयों के बाद सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करें। छोटी सी बात को अपने दिल के साथ मत लगाएं। वो नरमी से इसे समझाने लगी। इसकी बात सुन के वो खाली खाली निगाहों से सामने बैठी हुई लड़की को देखने लगा। क्या वाकई में तुम्हें सच में ये लगता है ये छोटी सी बात है? मेरा भाई आके मेरे सामने तुम्हें छू रहा है, तुम्हें हाथ लगा रहा है, ये छोटी सी बात है? कासिम के दिल को कुछ होने लगा था। वो सामने खड़ी हुई रामीन से किस कदर मोहब्बत करता था, ये से वही जानता था। इसे कितना टूट के चाहता था, कितनी मोहब्बत करता था, मगर अब इसके दिल को कुछ होने लगा। वो एकदम से उठा था। रामीन रोते हुए इसके पीछे आई थी। प्लीज रामीन, मैं फिलहाल किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता।
मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया था। इसका दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। इसे जारून पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। कम से कम जारून को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कासिम गाड़ी को फुल स्पीड में सड़क पे भगाया जा रहा था। बार बार इसकी आंखों के सामने जारून का और रामीन का चेहरा आ रहा था। इनकी बातें इसके कानों में गूंज रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी रामीन जारून से मोहब्बत करती है। वो कल भी मोहब्बत करती थी, वो आज भी इसी से मोहब्बत करती होगी। फिर इसने मुझे पहले बताया क्यों नहीं था? तो पहली दफा इसके बारे में सुन के तभी रामीन इतनी ज्यादा परेशान हुई थी। तभी वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। क्या मैंने रामीन को खो दिया है? वो अपनी सोचों में मगन था। इससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इसकी गाड़ी की स्पीड कितनी तेज हो चुकी है। जैसे गाड़ी इसके सामने वाली बड़ी मेन सड़क को क्रॉस करने लगी तो दूसरी साइड से आता हुआ ट्रक बहुत शिद्दत से इसकी गाड़ी से टकराया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद इसे ऐसा लगा इसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। इसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हुआ महसूस होने लगा था। इसकी पेशानी से कतरे टपक रहे थे। एक इसकी पलकों से होता हुआ इसकी गाल पर गिरा था। इसकी आंख में से एक आंसू टूट के गिरा। इसकी आंखों के सामने रामीन का चेहरा आने लगा। रामीन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। रामीन, मैंने तुम्हें बहुत टूट के चाहा था। वो बस यही बोल रहा था, मगर इससे बोला नहीं जा रहा था। इसके लब हिल रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था मगर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें तो बंद हो चुकी थी मगर इसे आवाजें आ रही थी। इसके कानों में आवाजें गूंज रही थी, पुलिस की गाड़ियों की, एम्बुलेंस की गाड़ियों की, न जाने कौन कौन सी आवाजें थी। ट्रैफिक जाम हो चुकी थी। दूर दूर तक सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां रुकी हुई थी और इसे इनके हॉर्न सुनाई दे रहे थे। सब अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे हुए थे। रामीन ने रो रो कर अपनी बुरी हालत बनाई हुई थी। जीनत बेगम का भी कोई हाल नहीं था। जारून कभी टहलता हुआ कभी एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ जाता। काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। मामा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई को कुछ भी नहीं होगा। वो नरमी से इनको हौसला दिलासा देने की कोशिश करने लगा और वो इसे देखने लगी। बेटा, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। न जाने मेरे बेटे को किसी की नजर लग गई है। वो रामीन से कहने लगी, बेटा कासिम इतनी रात को कहाँ गया था? वो रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता। बेटा, पता तो होना चाहिए ना, वो तुम्हारा शौहर है। वो नरमी से इसे समझाने लगी। आंटी कुछ भी नहीं जानती। वो इतनी रात को कहाँ चले गए थे? वो जारून के बारे में नहीं बता पाई थी और जारून बार बार इसकी खराब होती हालत को देख रहा था मगर इसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा था। काफी वक्त बाद डॉक्टर बाहर आई और नफी में सर हिलाने लगी। सॉरी, हम आपके पेशेंट की जान नहीं बचा पाए। और ये सुन के जीनत बेगम तो पागल ही होने लगी थी। पहले इतनी बुरी हालत बनाए बैठी थी। डॉक्टर की बात सुन के वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी। कासिम के बेजान वजूद को देखने लगी। वो इन सब का कसूरवार खुद को समझ रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। कासिम, कासिम प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। कासिम इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरती हुई दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे देने लगी। इसकी पेशानी से पेशानी टिका गई। कासिम प्लीज अपनी आंखें खोलो। वो बहुत ज्यादा हिचकियों और सिसकियों के साथ रो रही थी। काफी वक्त बाद वो गिर के बेहोश हो गई। जब भी इसे होश आई तो वो कासिम को पुकारने लग जाती। वो कासिम से मोहब्बत नहीं करती थी लेकिन वो इसका शौहर था, इसके जिंदगी में शामिल हुआ था। इसके साथ इसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब सजाए थे और इसे यकीन था कि एक दिन इसे कासिम से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, बेइंतहा मोहब्बत करता था मगर अब इसे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। वो खुद को बहुत ज्यादा अधूरा महसूस करने लगी थी। कासिम को गए हुए 1 साल होने वाला था और वो वापस अपने घर आ चुकी थी। सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रहती। नायला बेगम इसका ख्याल रखती। इसके पास रात का वक्त था। वो यूं ही बैठी हुई थी। इसके पास आ गई और कहने लगी, बेटा देखो, जाने वाले चले जाते हैं और इन्होंने लौट कर नहीं आना होता, चाहे हम अपनी कितनी भी बुरी हालत बना के बैठे रहें। इस वजह से मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली तो वो ना समझी कि आले में अपनी माँ को देखने लगी। क्या कहना चाहती है मम्मा? वो नरमी से अपनी मम्मा से पूछने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दूँ। ये सुन के वो हैरान हुई थी। क्या मतलब है मम्मा? मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी। प्लीज मम्मा, खुदा के लिए ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। वो संजीदगी से गोया हुई। जीनत तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। और ये सुन के इसने एकदम से अपनी माँ की तरफ देखा।
किसके लिए? वो जानकर अनजान बनते हुए बोली, जाहिर है ज़ारून के लिए। अब वो ही तो इनका बेटा है, वो चाहती हैं कि वो तुम्हें ज़ारून की बीवी बना दे। नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। इनके एक बेटे ने मेरी वजह से मर गया तो मैं क्यों दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करूंगी? इन्हें समझना चाहिए, मैंने जैसे इनके घर में कदम रखा तो इनके घर की खुशियों को निगल गई हूँ। मैं नहीं ज़ारून के साथ शादी करूंगी। बेटा ऐसे नहीं कहते, अपने आप को बुरा नहीं कहते, ना ही अपनी किस्मत को बुरा कहते हैं। मामा, मेरी किस्मत ही बुरी है, बस मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें और अज़ियतें ही लिखी हुई हैं। मैं मज़ीद अज़ियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहुत बुरी तरह से रोते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो। इन्होंने इसे अपने सीने से लगा लिया। प्लीज़, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का फ़र्ज़ है, मैं तुम्हारा फ़र्ज़ अदा करना चाहती हूँ। वो रोते हुए कहने लगी, बस कर दे मामा, मुझे नहीं शादी करनी। वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी, मगर ज़ीनत बेगम ने 2-3 दफ़ा आ चुकी थी। वो ज़ीनत बेगम के पास बैठी घंटों इनके साथ बातें भी कर लेती थी और वो इनकी हालत देख रही थी। वो कहने लगी, देखो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया है, मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो हैरत से इन्हें देख रही थी कि मतलब वो सारी हकीकत जान चुकी थी। वो कहने लगी, वो खुद को कसूरवार समझने लगा है। ऐसे लगता है कि कासिम इसकी वजह से मरा है, लेकिन मैं कासिम की मौत का जिम्मेदार न तुम्हें ठहराऊंगी न इसे ठहराऊंगी। शायद इसकी ज़िंदगी इतनी ही थी जितनी लिखी हुई थी। इंसान अपनी सांसें लिखवा कर ही आता है। वो नरमी से इसे समझा रही थी। नहीं आंटी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ज़ारून को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना। तुम्हें पता है, एक वक्त में ज़ारून ने एक लड़की का बहुत जिक्र करता था। तुम्हें पता है, एक वक्त ज़ारून एक लड़की का जिक्र करता था। हर वक्त इसका जिक्र करता घर में, और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात शायद कासिम के लिए यही थी कि हर वक्त वो जिस लड़की के बारे में ज़ारून के मुंह से सुनता था, इसने तुम्हारा नाम हमें नहीं बताया था, लेकिन कहता था कि तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन अचानक इसने तुम्हारा जिक्र बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बात ही नहीं करता था। कभी हम पूछने की कोशिश करते, वो फिर भी खामोश हो जाता था। शायद तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी, लेकिन वो आज भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता है। मैं मानती हूँ कासिम को मैंने खोया है, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहती। वो नरमी से इसे समझा रही थी। इनके जाने के बाद नायला बेगम फिर से इसे फोर्स करने लगी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं इसे कबूल करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो भी किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करना चाहता था। और ज़ीनत बेगम जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। इस तरह नायला बेगम भी इसकी शादी करना चाहती थी, तो वो मान गई। एक दफ़ा फिर से वो इस घर में इसी घर की बहू बनी, मगर किसी और कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी। इसका पूरा वजूद लर्ज़ रहा था, मगर इसके दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे। आंखों में से आंसू बह जा रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ारून कमरे में दाखिल हुआ। एक एक कदम चलता इसके मुकाबिल आकर बैठ गया। इसके चेहरे को देखने लगा। टुकर टुकर इसके चेहरे को देखे जा रहा था। जैसे इसके करीब होने लगा तो वो इससे पीछे कर गई थी। नहीं ज़ारून, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तुम्हें कबूल किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था, वरना मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल ना करती। इसकी बात सुन के ज़ारून को अपने सीने में कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगा। वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से पूछा। इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, प्लीज़ चले जाएं। इसकी बात सुन के वो एकदम से इसे खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी थी। अगले लम्हे वो अपने लब इसकी गर्दन पर रख गया। वो जब्त से बेडशीट को अपने हाथों में दबोच गई। ज़ारून, ये आप क्या कर रहे हैं? मगर ज़ारून इसकी कोई बात सुनी अनसुनी करता हुआ इसके ऊपर साया फगन हो गया था। ज़ारून, प्लीज़ पीछे हटे। वो कांपती हुई आवाज़ में ज़ारून को पीछे हटने का कह रही थी, मगर मुसलसल इस पर अपनी शिद्दतें लुटाया जा रहा था। कभी इसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता, इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की हुई थी। इसके और अपने दरमियान के तमाम पर्दे गिराने लगा। इसके कानों में सरगोशियां कर रहा था। हमें ये सब कुछ चाहिए था, ये सारे ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ सजाए थे। इसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। वो इसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इससे कुछ होने लगा। आंखों में से आंसू बह रहे थे जो तकिए में जज्ब हो रहे थे। इसके लब कपकपा रहे थे। वो इसके कांपते हुए लबों को अपनी दस्तरस में लेता हुआ एक दफ़ा फिर से दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे देने लगा। जैसे वो इससे अलग हुआ, पूरी रात न जाने इससे कितनी दफ़ा
अपनी मोहब्बत से आशनास करवा दिया। न जाने कितनी दफ़ा इसे अपने लम्ब से आशनास करवाया। अब इसे अपने हिसार में लिए हुए था। वो बिल्कुल बिखरी हुई हालत में इसके हिसार में पड़ी हुई थी। ऐसे लग गया था जैसे इसके वजूद में जान ही बाकी ना हो। वो इसकी कमर पे उंगलियां फेर रहा था। मेरी जान, वो नरमी से इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला तो इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। वो इसके बाजों पे अपना नाखून गाड़ते हुए इसके सीने में इतना मुंह छुपाने लगी। क्या हो गया, कितने ख्वाब सजाए थे, कितना कुछ हमने अपनी शादी को लेके सोचा हुआ था, लेकिन वो सारे ख्वाब आज मुकम्मल हो गए हैं और इन ख्वाबों के लिए मेरा भाई कुर्बानी दे के गया है। वो इसकी कमर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए इसके तन बदन में आग लगा गया था। नहीं करीना प्लीज, वो कांपती हुई आवाज में बोली। इसका चेहरा पसीने से शराबूर था, मगर आंखें बंद किए हुए नींद की वादियों में जा रही थी। सो क्यों रही हो? वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। मेरे साथ बातें करो। इसके कान की लू को अपने दांतों तले दबा गया। प्लीज ऐसा नहीं करे ना। वो बहुत बुरी तरह से रो पड़ी थी। अरे मेरा रोना क्यों शुरू हो गई हो? वो नरमी से उसकी पुष्ट को सहलाते हुए बोला तो वो उठ के बैठ गई। बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। अरे किससे डर लग रहा है? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। मैं खुद नहीं जानती किससे डर लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? वो मोहब्बत से पूछ रहा था। वो इसके सीने पर अपना सर टिकाते हुए आंखें बंद किए हिचकियों के साथ रोने लगी थी। कासिम हमारी वजह से मरा है ज़ारून, वो रोते हुए बताने लगी थी और वो इसे देखने लगा। क्या तुम अभी तक कासिम को भूली नहीं हो? कासिम से मुझे कभी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो मेरा शौहर था। मैं इनके निकाह में गई थी, लेकिन वो हमारी वजह से मरे हैं। मुझे ये चीज़ चैन नहीं लेने दे रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी सज़ा हमें मिलेगी। वो कहने लगा, देखो तुम्हारा कसूर नहीं है, फिर कसूर मेरा है। अगर भाई की जान गई तो शायद सिर्फ मेरी वजह से गई है और इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं ज़ारून, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इसकी आगोश में बैठ गई थी। इसकी गोद में बैठते हुए इसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हिचकियों के साथ रोने लगी और वो मजीद इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपने पास करता हुआ अपने सीने से लगा गया था। इसकी धड़कनों को वो अपने सीने में धड़कता हुआ महसूस करने लगा। वो बहुत बुरी तरह से इसके सीने पर सर टिकाए रोए जा रही थी। डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इससे पछतावा था, लेकिन ज़ारून से लम्हा बलम्हा अपनी मोहब्बत से आशनास करवा रहा था। वह गुजरने लगा। ज़ारून इसके साथ सजाया हुआ हर ख्वाब पूरा कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं इसके दिल में ये बात अभी तक बैठी हुई थी कि इस तरह से कासिम ने जानबूझ के अपनी जान दे दी। रात का वक्त था। इसके सीने पर सर रखे इसके सीने पे उंगलियां फेर रही थी। क्या सोच रही हो? वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला। आप दोबारा कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? ज़ारून, वो संजीदगी से बोली थी। तुम्हें पता है, इस वक्त भी घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया हुआ था कि मैं अमेरिका जाऊं। मैं इनको मनाने की कोशिश करता था। ऊपर से तुम भी मुझसे नाराज़ हो गई थी। तुमने तमाम ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए। तुम्हें पता है वो ज़िंदगी मेरी कितनी मुश्किल थी, मैंने कितने मुश्किल से वो साल गुजारे हैं, लेकिन अब तो मैं आपके पास हूँ ना। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली थी। इसके लम्स को अपनी गर्दन पे महसूस करता धीरे से मुस्कुरा दिया। तो इन दोनों के पास एक पछतावा था कि अगर कासिम की जान गई है तो इनकी वजह से गई है और शायद बाकी की ज़िंदगी इन्होंने इस पछतावे के साथ गुजारनी थी। मगर वो एक दूसरे के हक़ में मुकम्मल अदा कर रहे थे, एक दूसरे को भरपूर मोहब्बत दे रहे थे, भरपूर तवज्जो दे रहे थे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी, मगर कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ सारी ज़िंदगी रहते हैं।